हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 4 लेकर आ गए हैं, थर्ड चैप्टर का। तो आज के क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वैसे चैप्टर नंबर 3 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में आपने अभी तक रेजिस्टेंस, करंट पढ़ा है। ठीक, अब क्या है, अब थोड़ी सी कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगी। आज की टॉपिक से, मतलब पार्ट 4 से हम एकदम डिफरेंट टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे, और वो जो टॉपिक होगा, मतलब जो पहले का हिस्सा पढ़ा हुआ है उसी से कनेक्टेड होगा, लेकिन आज की स्टोरी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं सेल्स के बारे में। जी हाँ, आप पढ़ने जा रहे हैं सेल्स के बारे में। और यहाँ पर एक जो गजब चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक नया इंट्रोडक्शन में कर देता हूँ एक नाम से, EMF। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है EMF लिखा हुआ है। इसका एक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसका मीनिंग है। इलेक्ट्रो से मतलब क्या है? इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। ठीक, मोटिव का मतलब क्या है? मोशन। फोर्स क्या है? फोर्स का मतलब है फोर्स। अगर इसके मतलब नाम का देखा जाए तो EMF का जो नाम से मतलब पता चलता है वो ये पता चलता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं किसी भी सर्किट में, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि वहाँ के फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो करंट को कैरी करते हैं या करंट जिनकी वजह से होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो चार्ज होते हैं, इनको मोशन में लाने वाला फोर्स, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इनको मोशन में लाने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। फिर ये नया फोर्स कहाँ से आ गया? ये तो हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। याद करिए, आपने पढ़ा था F=EQ, यही फोर्स लगता है। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन करते समय इसकी वैल्यू m में रखी थी। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? तो ये फोर्स आपने वहाँ पे रखा हुआ है, तो उस फोर्स तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। फिर नया फोर्स कहाँ से आ गया? तो आपको जानकारी देना यहाँ मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये एक गलत घटना थी, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम का, जो हमारी फिजिक्स की हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में लोगों को ये लगा कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसको क्या किया जाए? अब ये वर्ल्ड जो है ये बन चुका था। देखिए, वहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो करंट को कैरी नहीं करा रहा था। जो फोर्स करंट को कैरी करा रहा था या चार्ज कैरियर को मूव करा रहा था, वो एकमात्र फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी दूसरा कोई फोर्स नहीं था। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हो गया भाई, एक बार पब्लिश हो गया पेपर, एक बार छप गया, बुक्स में आ गया, तो उसको रिमूव करना आसान नहीं था, क्योंकि लोग उससे कह सकते हैं कि आप फैमिलियर हो गए थे उस टर्म से। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ये शब्द था, इसको शॉर्टकट में EMF कहा गया। मतलब उसके नाम को, उसकी कमियों को छुपाने के लिए उसका निक नेम रख दिया गया EMF मतलब EMF, ये रख दिया गया। तो आप लोगों को आज के बाद इसको EMF कहना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहना है। अब EMF अगर कहेंगे तो क्या गलती जो है वो सुधर गई? तो हाँ, वो गलती सुधर गई। EMF शब्द कह देने से गलती सुधर गई। EMF आपकी किसी भी डिक्शनरी में कोई भी शब्द नहीं है। इलेक्ट्रॉन शब्द है, चार्ज शब्द है, मोशन है, फोर्स है। EMF एक नया वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बच्चे यूज़ करते हैं, फिजिक्स के टीचर्स यूज़ करते हैं। ये फिजिक्स डिक्शनरी का वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, ये आज की क्लास में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं सेल में, क्योंकि इसकी मीनिंग छुपी हुई है, सेल के अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक सेल में। ठीक, एक हम ऐसा सेल लेते हैं जिसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहावत है कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है लिक्विड कंडक्टर होता है। ठीक, तो एक काम करते हैं, आइए देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा ध्यान से देखिए। हम कंसीडर करते हैं एक सेल आपको पता है 2 हाफ सेल से मिलकर बना होता है। सेल हमने ले लिया, इस सेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमने अभी आपको समझाया है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है लिक्विड कंडक्टर। ठीक, इसके अंदर हमने भर दिया। ठीक, अब इसमें हमने 2 रॉड डाल दी, एक रॉड ये डाली और एक रॉड ये डाली। आप केमिस्ट्री में भी जब पढ़ोगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। वहाँ पे सेल भी हैं, सेल का इलेक्ट्रोड भी है, सेल का एक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में इसमें डिटेल में पढ़ोगे। हमको जो यहाँ पे समझाना है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डाले। ठीक, अब इसमें पहला जो इलेक्ट्रोड था नंबर 1 और ये इलेक्ट्रोड था नंबर 2।
तो पहले इलेक्ट्रोड का इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये एक मेटल होगी, ये भी एक मेटल है, इस मेटल का इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं V+। ये इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा, ये इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सोल्यूशन। और इस इलेक्ट्रोड का इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमने मान लिया -V0 है। ये चीज़ आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मतलब भर की बात समझा देता हूँ। जान लीजिए हर एक सोल्यूशन का किसी पर्टिकुलर मेटल के रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल होता है, या कह लीजिए हर एक मेटल का एक सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही बात मैंने कही है, इस मेटल का इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल था, इस मेटल का इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल था, तो दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल आ गया, दोनों टर्मिनल पर क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया। होता क्या है कि एक सोल्यूशन होता है, जैसे ये सोल्यूशन हमने मान लिया CuSO4 का है, ठीक। अगर इसमें आपने मेटल मिलाया तो मेटल क्या करती है, इसको आयोनाइज्ड कर देती है। आयोनाइज से मतलब है कि जैसे Cu2+ और SO4- बना देगी, या 2-, ठीक, ये बना देगी। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये आयोनाइज्ड हो गए। अब आयोनाइज्ड हो गए तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आ गए तो ये जैसे हमारे कंडक्टर्स में, मतलब सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते करंट का फ्लो होता है, वैसे यहाँ पर Cu2+ और SO4- जो है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो मूव करेंगे और वहाँ पर करंट का कंडक्शन होगा। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब क्या है, करंट की कंडक्टिविटी का एक माध्यम यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, और वहाँ पे जो करंट की कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस की वजह से होती है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज कैरियर्स वहाँ पर होते हैं। तो ये हमारी छोटी सी बात थी जो एडिशनल थी, फिजिक्स से बाहर की दुनिया में आपको ले जाकर हमने समझाया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम लोग लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल। तो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक हाई पोटेंशियल पर है, दूसरा लो पोटेंशियल पर है। अब हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट था, ये जो पहले गलत था उसको सुधार कर क्या नया बताया गया। तो आज के समय अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आज के समय में आप कैसे समझाएंगे ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको सुधारा गया तो क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। V+ क्या है, V+, ये जो V+ है ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो है हमारा V+, और कैसा है वो, पॉजिटिव है। V+ एक सिंबल है और पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक। नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो है V-। ये वैसे ही है जैसे किसी इंसान के पास एक बैंक में X रुपया है, दूसरे बैंक में Y रुपया है, तो ऐसे ही ये दोनों बैंक कंसीडर कर लीजिए, ये दोनों टर्मिनल जो है इनको बैंक कंसीडर कर लीजिए। एक के पास X रुपया है, दूसरे के पास Y रुपया है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो उसके पास जो रुपया है वो X + Y हो जाएगा, और ये X था, क्या था, X रुपया था, Y क्या था, रुपया था। ऐसे ही V+ जो है ये है एक पोटेंशियल, क्या है, ये एक पोटेंशियल है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। -V- क्या है, ये भी एक पोटेंशियल है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का सम कर दिया जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम कर दिया जाए, सम का मतलब कैसे आप सम निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे आप सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम जब निकालते हैं तो हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हम प्लस के V+ से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करेंगे, माइनस के V- को। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V+ + V-, ये आ जाएगा। ये जो आया ये इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत ध्यान सुनिएगा, इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं किए गए थे। अगर ये कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, इसका भी सवाल उठता है, क्योंकि जैसे ही किसी भी तार वगैरह से किसी भी चीज़ से कनेक्ट किए जाएंगे, बहुत ध्यान से यहाँ पर हमारी बात सुनिएगा, जैसे इसको आप कनेक्ट करेंगे, जैसे कंडक्टर के माध्यम से इसको आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक वायर का एक पोटेंशियल होगा। क्यों पोटेंशियल होगा, क्योंकि वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, एक करंट का फ्लो होगा, तो IR पोटेंशियल जो होगा इस वायर का हो जाएगा। तो अब इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर 10 रहा होगा, ठीक, तो 10 में से 2 अगर वायर में चला गया तो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो 8 ही बचेगा। तो अगर ये पोटेंशियल 8 ही बचा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो 2 वोल्ट ये हो गया है, ये खर्चा हो गया, चाहे यहाँ खर्चा होता मान लीजिए, चाहे अंदर सोल्यूशन के अंदर खर्चा होता हुआ मान लीजिए, ये 2 वोल्ट का जो वोल्टेज था वो हमारा खर्च हो गया और बचा कितना 8। तो हम 8 क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे जब सर्किट में दोनों कनेक्शन, दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट कर दिए गए। जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया और कनेक्ट कर दिया गया तो बल्ब जलने लगेगा, तो बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस IR है। तो ये कहानी है। और जब वो कनेक्ट नहीं किए गए थे दोनों टर्मिनल आपस में, इन दोनों टर्मिनल्स को जब आपने कनेक्ट नहीं किया था, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे हिसाब से वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, वो मैक्सिमम था। क्योंकि जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे कुछ ना कुछ वहां पर पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा, और पोटेंशियल कंज्यूम होने का मतलब है पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। और उस समय जब पोटेंशियल रिड्यूस होकर आएगा तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसको जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन जब टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं है। टर्मिनल का मतलब ये टर्मिनल, छत्रपति साहू जी महाराज रेलवे टर्मिनल नहीं, ये दोनों टर्मिनल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ये तब का पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है कब का, जब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं थे। यही जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपस में टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं है, इसी को हम लोग EMF कहते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि EMF के फुल फॉर्म में आ रहा था फोर्स, जबकि EMF निकला क्या, EMF निकला एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इस टॉपिक को करेक्ट करके EMF नाम दिया गया है, और उसको इसी तरीके से E बना के रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह पर। इस तरीके से E बना के रिप्रेजेंट नहीं करते, इस तरीके से भी नहीं करते, उसको एक अलग तरीके से E बनाकर, एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि फॉन्ट में E बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और E का मतलब क्या हो गया, E को आप डिफाइन करिए। चलिए भाई डिफाइन करिए, डिफिनेशन नोट करिए। EMF क्या होता है, तो EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एनी सेल when terminals are not connected, या when no current is drawn from the cell, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की गई है, मतलब नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की गई है तो उस समय जो पोटेंशियल होता है वही EMF होता है, उस समय का जो पोटेंशियल होगा वही EMF होगा। तो ये हो गई आपके EMF का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है भैया, वो चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब टर्मिनल्स नहीं कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम कहते हैं EMF, और जो टर्मिनल्स कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो EMF से हमेशा कम क्यों होता है, तो इसका जवाब आप दे लेंगे ना। आपको ऐसा जवाब देना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसमें करंट ड्रॉ हो जाती है, और करंट ड्रॉ होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल सर्किट में, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इस सोल्यूशन का एक, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है इसका एक रेजिस्टेंस भी होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का एक रेजिस्टेंस होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस की वजह से इस अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। इसको हमेशा स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसको बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको नोट किया जाए, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये किसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है। और क्यों होता है, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। जैसे कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R, वैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट का भी एक रेजिस्टेंस होता है कैपिटल स्मॉल r। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, शॉर्टकट में बता देता हूँ, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे आप। ये इस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा है तो पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको थोड़ी समझा दी, बाकी आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ द सेल की बात मैं, ये मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात कर रहा हूँ। इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो आपको शुद्ध भाषा में बता देना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल, ऐसे बोल देना है बस, नथिंग एल्स। तो आपने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए, एक EMF
मतलब स्मॉल ई, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। दो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए। अब हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता चल गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि इस V और इस E और इस R का क्या कोई रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रिलेशन बिटवीन V, E, R हम अपने अलग टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। जरा आप हमारे साथ आइए और इस चीज़ को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन बिटवीन V, E और R। पढ़ते रहिए भैया, बोर्ड एग्जाम है आपका, मेहनत से लगे रहिए एकदम कंसंट्रेट होकर। चलिए फिर आइए देखते हैं। नोट कर लिया होगा इतनी चीज़ें आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। ठीक, आजकल मैं कई दिन बाद आ रहा हूँ वीडियो में। आज की क्लास हमको लगता है 2-3 दिन बाद हो रही है ना। चलिए, लेकिन आ गया हूँ ना। लंबे लंबे टॉपिक की वीडियो दे रहा हूँ इस ताकि आप लोग क्वेश्चंस करें, थोड़ा समय दे रहा हूँ इसलिए आप लोगों को। बाकी थोड़ा सा आलस में भी मैं गड़बड़ा गया बीच में। चलिए भाई, अब बात आती है, हमने आप लोगों से अभी कहा कि ईएमएफ के बीच, इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच और पोटेंशियल के बीच का रेजिस्टेंस। देखिए, यहीं से आके समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे कहा कि यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया तो इस बल्ब का वोल्टेज वही होगा जो इस यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब आपने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था तो नेट वोल्टेज कितना था? नेट वोल्टेज ईएमएफ था। बोलो था कि नहीं था? बिल्कुल सही बात थी कि नहीं थी? ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके पास एक अकाउंट में x रुपया था और एक अकाउंट में y रुपया था। ठीक, जब ये दोनों अलग अलग अकाउंट थे तो आपके पास x प्लस y था। ऐसे ही है, एकदम समझ लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए एक अकाउंट बाहर वाला हो गया, एक अकाउंट अंदर वाला हो गया। तो अंदर करंट अगर आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इस सर्किट में, सर्किट कहाँ है? देखो यहाँ से सर्किट स्टार्ट होती है, ये घूम के यहाँ पहुँच गई, ये रही हमारी सर्किट। अगर करंट की डायरेक्शन में देखना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट निकलेगी ऐसे, यहाँ हमारी सर्किट पहुँच गई। ये हमारी कंप्लीट सर्किट है। अब करंट का फ्लो ऐसा ही होगा। अब बाहरी सर्किट का जो वोल्टेज है वो V है, क्योंकि बल्ब का जो वोल्टेज है वही बाहरी सर्किट का वोल्टेज है। अब बल्ब का रेजिस्टेंस अगर R है तो बाहरी सर्किट का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V = IR। ये बाहरी सर्किट का वोल्टेज हो गया, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, TPD। ठीक है। अंदर की जो सर्किट है इंटरनल, वहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर I करंट है तो वो हो जाएगा IR। कितना हो जाएगा वो भैया? हमारा IR हो जाएगा। वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR, अंदर वाला। तो अंदर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों जोड़ दिए जाए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मतलब एक x अकाउंट में, एक में पैसा x है, एक में y, तो टोटल हो गया x + y। और टोटल क्या है? EMF है। तो इसका मतलब EMF का मतलब क्या आएगा? एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब EMF = क्या आएगा? V + IR। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। ये नॉर्मली लिखी कैसे होती है? ये नॉर्मली लिखी होती है V = E - IR। इस तरीके से लिखी जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा कहना गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ISC बोर्ड में, यूपी बोर्ड में इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBSE बोर्ड में इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इस पर जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो सीधा साधा बनेगा। लेकिन इस पर हमारे सिलेबस में CBSE में कुछ डिवाइस बनी हुई हैं, इस फार्मूले पे कुछ डिवाइस बेस्ड हैं। तो आगे फ्यूचर में इसी चैप्टर में कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे जो इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं वो। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ गया? EMF - इंटरनल वोल्टेज V = E - IR। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को बहुत सारा मॉडिफाई करके तरह तरह के फार्मूले निकाल सकते हैं। अब आइए जरा तरह तरह के फार्मूले निकालते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आपने किसका निकाला? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकाला। यहाँ किसका फार्मूला निकाला? EMF का फार्मूला निकाला। अब आइए हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट का।
तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता है? एक फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ से निकाला जा सकता है, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ये फार्मूला हम पहले से जानते थे, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन एक नया फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, वो हमारे लिए खास है। वो क्या है फार्मूला? ध्यान से देखिएगा। हमें पता है V इक्वल टू E माइनस IR होता है, इसे रख लीजिए अभी का अभी, V इक्वल टू E माइनस IR। अब V इक्वल टू कितना है? यहाँ से देखिए V इक्वल टू IR है, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग IR इक्वल टू E माइनस IR। अगर यहाँ से EMF की वैल्यू लिखे तो EMF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EMF की वैल्यू आ जाएगी IR प्लस IR। अगर यहाँ से हम I कॉमन ले लें तो EMF करंट का फार्मूला आ जाएगा R प्लस R। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला थोड़ा सा हमारे लिए नया हो गया और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया। कोई नई चीज़ नहीं है अगर देखा जाए तो। देखो यहाँ पर बाहरी वोल्टेज, तो यहाँ पर बाहरी रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का मतलब EMF, तो टोटल रेजिस्टेंस, अंदर का रेजिस्टेंस प्लस बाहर का रेजिस्टेंस, तो कोई नई चीज़ नहीं है। करंट हमेशा से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस रही है। अब यहाँ से एक बात और पता चलती है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। और अगर ये वोल्टेज है तो इसकी यूनिट जो होगी वो वोल्ट होगी। तो ध्यान रखें, EMF की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। EMF की जो यूनिट होगी वो वोल्ट होगी। हर बच्चे को ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल। EMF और पोटेंशियल के बीच क्या डिफरेंस है? तो EMF और पोटेंशियल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। EMF एक प्रकार का पोटेंशियल होता है, EMF एक प्रकार का पोटेंशियल होता है। हाँ, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब सर्किट कनेक्टेड होती है, क्लोज होती है। और EMF क्या होता है? जब सर्किट ओपन होती है, कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, उस समय EMF होता है। बाकी हमने कितने सारे फार्मूले निकाल दिए, कितनी सारी करंट निकाल दिया। तो ये वो करंट का फार्मूला है जो किसी भी सर्किट से ड्रा किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक सेल से कितनी मैक्सिमम करंट ड्रा हो सकती है। ये इसी बार का क्वेश्चन है, इसी बार का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसी सेल से कितनी मैक्सिमम करंट ड्रा की जा सकती है। तो देखिएगा, किसी भी सेल से मैक्सिमम करंट ड्रा करने के लिए आपका जो R प्लस R है उसे मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर मिनिमम करने का एकमात्र तरीका क्या है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको इक्वल टू 0 मान लिया जाए। और जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप इक्वल टू 0 मानोगे तो हमारा जो करंट का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा I/R। तो ये जो फार्मूला है ये हमारी मैक्सिमम करंट का फार्मूला है जो किसी सेल से ड्रॉ की जा सकती है। तो बोर्ड एग्जाम ने इस बार 2020 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा है कि द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज इक्वल टू। ये फार्मूला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, सारे बच्चे लगभग गलत करके आए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा। जबकि अगर आप NCERT उठा के देखेंगे तो NCERT के आप जब जाएंगे इस टॉपिक में तो राइट हैंड साइड पर सबसे टॉप पर चौथी पांचवी लाइन में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पर टॉप पर सबसे बड़ा इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट के बारे में। बच्चे NCERT को फॉलो नहीं करते और जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो NCERT से एकदम परफेक्टली बनाया जाता है, फिर आप लोग नुकसान पहुँचाते हो अपना। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ NCERT को फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन भी याद रखना जरूरी है कि मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। लेकिन एक बात जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये मैक्सिमम करंट का फार्मूला है मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर किसी भी सेल से, खुद किसी सेल के अंदर से अगर इतनी करंट निकल जाएगी ना तो सेल जलकर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये जो करंट है ये सेल को डैमेज कर सकती है। ये जो करंट है अगर उसी सेल से निकाला जाए तो उसी सेल को ये डैमेज कर देगी। इसलिए ये करंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं डीप स्टडी। हर चीज़ पढ़ो, उसके पीछे का रीज़न पढ़ो। जब उसके पीछे का रीज़न पढ़ोगे तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी ना भाई, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको मतलब पता चलेगा कि आप किस लिए और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। बोलो भाई, हमारी बात समझ में आ गई आपको, नहीं आ गई? तो मैंने कहा था अभी हम लोग फार्मूला किसका किसका निकालेंगे। अभी हम लोग फार्मूला निकालेंगे उसका EMF का निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने नहीं निकाला। अब आइए इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाल देते हैं। उसी फार्मूले को आगे पीछे करके बस करना होता है, कुछ और नहीं करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला देखिए क्या होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू E माइनस IR है, तो IR इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V। IR इक्वल टू, ये फार्मूला मैं इसलिए निकला रहा हूँ, हेडिंग डाल दीजिएगा चाहे तो, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले पे आगे हमारे इसी चैप्टर में एक डिवाइस बेस्ड है, उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। अभी मैं नाम दे रहा हूँ डिवाइस का, उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। वो डिवाइस हमारी इसी फार्मूले पर बेस्ड है, इसी फार्मूले पे बनी हुई है, तो इसलिए इस फार्मूले को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे पास IR इक्वल टू आ गया E माइनस V। अगर यहाँ से देखा जाए तो IR इक्वल टू आ गया E और V इक्वल टू कितना होता है IR। ठीक, ये छोड़ो हटाओ, यहाँ पे V ही रखो इसको। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला कितना आया? E माइनस V अपॉन I। I का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं?
तो उसका आंसर ये है कि आप आई का फार्मूला यहाँ से देखिए क्या लिखा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर इक्वल्स टू आर ई माइनस वी अपॉन वी। तो ये फार्मूला हो गया। इसको अगर और आगे तक लेकर जाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी। तो वी अपॉन वी कट जाएगा, 1 बचेगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ई अपॉन वी माइनस 1। ठीक, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ई अपॉन वी माइनस 1। ये फार्मूला आपके सामने प्रकट हो गया। ठीक, तो ये फार्मूला भी आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको कहानी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी। ठीक, अब एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस चैप्टर में है, इस टॉपिक के अंदर है, उस टॉपिक को भी ज़रा सा पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके किसके बीच है सुन लीजिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिख लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल V वर्सेस इंटरनल रेजिस्टेंस R। आप सबको पता है कि यहाँ का वोल्टेज जो होता है V होता है। ठीक, उसमें अंदर वाला रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, अंदर वाला वोल्टेज जुड़ जाता है और ये EMF के बराबर होता है। अगर ये वाला हिस्सा ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा कब हो सकता है, जब रेजिस्टेंस बढ़े, तभी ये ज़्यादा हो सकता है। अगर ये वाला हिस्सा ज़्यादा हुआ तो ये कम होना पड़े। पूछो क्यों? क्योंकि EMF अगर 10 है तो ये वाला है 2 और ये वाला है 8। अगर ये वाला 4 हो गया तो इसको 6 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है वो तो 10 ही रहेगा। तो अगर ये बढ़ा 2 से 4 हुआ तो ये 8 से 6 हो जाएगा, और ये 2 से 4 होगा कैसे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच। ये ग्राफ कैसा बनेगा ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम ये ग्राफ। इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और इस एक्सिस पे ले लेते हैं वोल्टेज। इसका जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है, एकदम घटता हुआ ये ग्राफ बनकर तैयार होता है। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी EMF होती है। इसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल कह सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है और इस समय रेजिस्टेंस 0 है। और आप अपनी इक्वेशन में अगर जाके देखें तो V इक्वल्स टू V प्लस IR इक्वल्स टू E है। अगर आप रेजिस्टेंस को 0 रखें तो V इक्वल्स टू E पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पर से यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होगा और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो EMF होगी। तो ये जो वैल्यू है EMF है, बाकी ये जो एक्सिस है ये वोल्टेज की है और ये जो एक्सिस है वो रेजिस्टेंस की एक्सिस है। ये हमारा मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये ग्राफ आप लोग याद रखिए, ये ग्राफ आपके काम आने वाला है, नोट कर लीजिए इसको भाई। एक ग्राफ और बनाते हैं, वो ग्राफ किसके किसके बीच है, ग्राफ बिटवीन, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ था ना, ग्राफ बिटवीन V एंड कैपिटल रेजिस्टेंस R। कैपिटल रेजिस्टेंस R के बीच ग्राफ कैसे बनेगा? आप सबको पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है। अगर कांस्टेंट करंट की बात की जाए तो वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये बनाते हैं, फिर इसको भी समझाते हैं। इधर ले लीजिए वोल्टेज और इधर ले लीजिए रेजिस्टेंस। ठीक, सबको पता है कि जो वोल्टेज होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक, ये ग्राफ आपने देखा शुरुआत में बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। सॉरी, उल्टा हमने ले लिया है, इधर वोल्टेज ले जाना चाहिए था और इधर रेजिस्टेंस लिया जाना चाहिए था, तब ये ग्राफ बन के तैयार होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज बढ़ रहा था और वोल्टेज अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। वो मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू फिर है EMF। तो ये सैचुरेटेड वैल्यू है, इससे ऊपर कितना भी रेजिस्टेंस आप बढ़ाइए करंट घटना चालू हो जाएगी और वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कहानी है कुछ। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जानना ज़रूरी है। और इस वैल्यू पर ध्यान से सुनिएगा, इस वैल्यू पर जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इस वैल्यू पर ये EMF के पास क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पर I जो हो गई है वो 0 हो गई है। I जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो जैसे हमारी I 0 हो जाएगी, जो हमारा EMF है वो हमारा वोल्टेज है वो हमारा EMF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट जा ही नहीं रही है।
तो जो वोल्टेज था वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट पर जो करंट है वो 0 हो गई और हमारा वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के बराबर हो गया। तो ये कुछ कहानी है हमारे पास जो आपको जानना बड़ी ज़रूरी था। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टोरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो इस सेल में हमको पढ़ना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ रही हों। तो भैया ये रही स्टोरी, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो ये रही कुछ सेल और ईएमएफ की कहानी। देखने में बहुत छोटी थी, वास्तव में लंबी कहानी थी। ये जो ग्राफ्स हमने आपसे बताए हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एनसीईआरटी में इसका कहीं पर दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन भैया आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी अच्छी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, उनको आपको टीचर की मदद से, बुक की मदद से कंप्लीट करना है। ठीक, और आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या जाता है, और वो आप तो बता नहीं सकते जब तक आप 2 बार बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे 2 साल पढ़ के। ठीक, तो आपको टीचर की सहायता लेनी हो, टीचर की सहायता लेनी है तो हम साथ साथ खड़े हुए हैं। ठीक, तो आप हमारी सहायता लेते रहिए, हम आपको बताते जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जैसे इस टॉपिक में एनसीईआरटी से बाहर का भी पूछा जाता था, तो एनसीईआरटी के बाहर का इस टॉपिक में आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर कंफर्म 100% रहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस बात खत्म। ठीक है, बस मज़ेदार बात यही है। अब आइए जल्दी से अगली बात करते हैं। और अगली बात क्या है हमारा, आपने कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, आज आप लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रजिस्टर में जब कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा तो रजिस्टर के पास रजिस्टर था, कैपेसिटर का जब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा तो कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस था। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सेल्स के पास क्या है, तो सेल के पास 2 चीज़ें हैं। सेल का एक ईएमएफ होता है और सेल का एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। कॉम्बिनेशन हमेशा की तरीके से आज भी 2 तरीके के ही होंगे। एक होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पहला, और दूसरा हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे से होते हैं वैसे ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है, मुझे उम्मीद है जो नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो R1 + R2 + R3 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता आया है पहले से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कॉम्बिनेशन है वो कितना आना चाहिए, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आना चाहिए। अब यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा आना चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा से यही रहा और यहाँ भी यही आना चाहिए। लेकिन मुझे ईएमएफ के बारे में नहीं पता है कि ईएमएफ कैसे जुड़ेगा, तो हमारे लिए नई चीज़ ईएमएफ है, रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा पहले वाली कंडीशन के हिसाब से आ रहा है, कुछ नया तो नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी और तरीके से जुड़ता हो। ठीक, तो ये भी हमारे लिए नई चीज़ हो जाएगी। और रही बात ईएमएफ की, तो ईएमएफ भी हम देखेंगे कैसे जुड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ना चालू करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे क्या क्या कहानियाँ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 2 सेल लेकर हम पढ़ेंगे, 3 सेल लेकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 सेल लेकर पढ़ेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कुछ नहीं होगा, 2 सेल लेकर पढ़ना हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, 3 सेट लेकर पढ़ना हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिगाड़ेगा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है जरा देखिएगा। हमने एक सेल कंसीडर किया, एक नहीं 2 सेल कंसीडर किए, और 2 सेल से मिलकर क्या बन जाती है, बैटरी। ये आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार, इतना जानते हैं। 2 सेल्स ऐसे मैंने जोड़े और पहला सेल जो है उसका ईएमएफ मैंने माना R1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस माना R1। दूसरा सेल जो उसका ईएमएफ E2 और रेजिस्टेंस माना R2। 2 सेल्स हो गए, दोनों के हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। ठीक, यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया, यहाँ पर हमने पॉइंट बी लिया और यहाँ पर हमने पॉइंट सी लिया। 3 पॉइंट हमारे हो गए ए, बी और सी। हमने ये माना कि इसका जो नेट इक्विवेलेंट बनेगा, भाई इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा ना, तो दोनों सेल जो होंगे किसी एक सेल के इक्विवेलेंट बनेंगे। तो हमने मान लिया कि दोनों सेल जो हैं वो एक सेल के इक्विवेलेंट बन रहे हैं, जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। मतलब जो E है वो E1 E2 का इक्विवेलेंट ईएमएफ है और जो R है वो R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब E जो है वो E1 E2 के साथ किस तरीके से रिलेटेड होगा ये पता करना है, और R R1 R2 के साथ किस तरीके से रिलेटेड होगा ये पता करना है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट सी पहले के तरीके से। मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली I। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट होगी, तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी और वही करंट यहाँ होगी। करंट चेंज नहीं हो सकती सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखिएगा, सबसे पहले हम एक वोल्टेज निकालते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यही प्रोसीजर है करने का, और मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ चलिए। सबसे पहले आप निकालिए एक वोल्टेज VAB,
आपको मैंने एक फार्मूला बताया V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, उसी फार्मूले को यूज करने जा रहा हूँ। तो पहले सेल के लिए वोल्टेज जो है इन दोनों टर्मिनल के बीच पहला सेल लगा हुआ है, तो हमने वोल्टेज का नाम ले लिया VAB, और पहला जो सेल का EMF है उसको हमने नाम दे दिया E1, माइनस करंट है I, तो I और रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया R1। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, सेल का फार्मूला होता है, सेल के लिए फार्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये तब होता है जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हो, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हो। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं जब करंट डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्जिंग हो। अगर करंट कहीं अंदर जा रही है ऐसे, तो यही जो फार्मूला है ये चेंज होके हो जाता है V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। अगर कहीं से आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देना, जब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अंदर जा रही हो या नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही हो, तब यही फार्मूला चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ चार्जिंग। ये कंडीशन होती है चार्जिंग की, क्योंकि इस अवस्था में सेल चार्ज होने लगता है, और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में सेल जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा जो मैं लिख रहा हूँ? तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो कंडीशन है उसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगी। ठीक, किसी न्यूमेरिकल में कहीं आ सकती हैं काम। तो हमारे पास पहले सेल के लिए ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। दूसरे सेल के लिए इसी तरीके से क्या इक्वेशन निकलेगी? तो दूसरे सेल के लिए इक्वेशन निकलेगी VBC इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। ठीक, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही जो नीचे वाली इक्विवेलेंट इक्वेशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं हम VAC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? E माइनस IR, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, VAC जो है अगर यहाँ से देखा जाए तो VAC जो है उसको हम लिख सकते हैं VAB, नहीं, ध्यान से देखिएगा, VAC को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या? VA माइनस VC लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्योंकि भाई दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VA माइनस VC लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो यहाँ पर हम VB माइनस कर दें और प्लस का VB ऐड कर दें, तो कोई इक्वेशन में चेंज तो आएगा नहीं। बोलो भाई, इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? तो उसका जवाब है भाई कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि VB माइनस किया, VB ऐड किया। अब ये क्या है? तो उसका जवाब है ये है VAB, क्योंकि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? तो उसका जवाब है ये है VBC। बोलो भाई, और ये हो गया E माइनस IR। बोलो मज़ा आया नहीं आया? 100% मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब एक काम करिए, इसको इधर लिख लीजिए E माइनस IR, तो ये हो गया E माइनस IR, और सबसे पहले वैल्यू रखिए VAB की। VAB की वैल्यू कितनी है? तो वो है E1 माइनस IR1, और फिर VBC की तो वो वैल्यू कितनी है? वो है E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 4। और ऊपर का हिसाब किताब करिए रफ, ताकि आगे का कैलकुलेशन हो सके। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम परफेक्ट समझ में आया होगा। जो भी मैंने किया, मैं नेट इक्विवेलेंट काम निकाल रहा हूँ, तो जुगाड़ से ही निकालूंगा, कोई दूसरा तरीका हमारे पास है नहीं। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? E माइनस IR, और उधर चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ E1 E2 को एक साथ, और I को अगर मैं माइनस के साथ कॉमन ले लूँ तो अंदर लिख सकता हूँ R1 प्लस R2। अब RHS और LHS को कंपेयर करिए, RHS और LHS को कंपेयर करिए। उल्टा लिखा हूँ, RHS उधर लिखना चाहिए था, LHS इधर निकला चाहिए था। कंपेयर करिए, कंपेयर क्या करेंगे? E की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो इसका जवाब है E की जगह पे लिखा हुआ है E1 प्लस E2। मतलब जो E है वो इस तरीके से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे 3-4 सेल होते तो इसको लिखा जाता E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब यही काम मैं पहले भी करता आया हूँ, और यही काम तुम लोग हज़ारों जगह पर करते आ रहे हो। 1 मिनट, अभी इस चीज़ को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले रेजिस्टेंस देख लो। तो रेजिस्टेंस की जगह पर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन ने उसको सर्टिफाई कर दिया। 2 हैं तो 2 लिखिए, और आगे लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं डॉट 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 करके। तो देखिए, रेजिस्टेंस ने भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सर्टिफाई कर दिया। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ता था वैसे ही जुड़ा। अब आते हैं थोड़ा इसको पढ़ते हैं। ये चीज़ आप बहुत जगहों पर करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखा होगा, आपके पास एक टार्च होती है, टार्च में आप लोग सेल डालते हो, देखा होगा ना आपने? टार्च में आप लोग सेल डालते हो। जब टार्च में आप सेल डालते हो तो टार्च के अंदर 3 सेल डालते हो। नॉर्मली जो टार्च होती हैं उसके अंदर 3 सेल पड़े होते हैं ऐसे, और यहाँ से पीछे से कनेक्शन होता है जो आगे चलाता है। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर कैसा कनेक्शन है। ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन तो है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें जो एक सेल होता है ये होता है 1.5 वोल्ट का। तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो तीनों सेल जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं 4.5 वोल्ट, और हमारा जो LED बल्ब होता है वो यहाँ पर जल जाता है 4.5 वोल्ट से।
तो यही मुझे यहाँ पर कहने का मतलब था कि जब सेल्स जो होते हैं ऑर्डर में लगे होंगे तो उनका ईएमएफ जो होगा वो सीधा सीधा जुड़ जाएगा और उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी जुड़ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? लेकिन एक बात जानना बड़ा जरूरी है, अगर बीच में तुमने जो सेल है एक सेल उल्टा कर दिया, मतलब निगेटिव पॉजिटिव तुमने एक ऐसे रखा और बीच में दूसरा जो है उसको ऐसे रख दिया कहीं पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, और तीसरा वाला फिर सीधा रख दिया, मतलब बीच में एक उल्टा करके रख दिया, उसका पॉजिटिव इधर है, ठीक, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बना? निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, तो जो सीधा है उसको कहा जाएगा 1.5, जो उल्टा है उसको कहा जाएगा माइनस का 1.5 और जो सीधा है उसको कहा जाएगा प्लस का 1.5। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो नेट कितना आएगा? 1.5। तो देखो एक सेल को पलट देने से जो हमारा वोल्टेज है वो 4.5 की जगह पर 1.5 बचा। तो ध्यान रखेंगे सर्किट में अगर कहीं भी कोई भी सेल उल्टा दिख जाए, उल्टा से मेरा मतलब क्या है? ऐसे बना दिख जाए, जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव है तो अगला भी पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, लेकिन अगला वाला पॉजिटिव निगेटिव हो जाए, सॉरी अगला वाला निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। इसका ईएमएफ अगर E1 है, इसका ईएमएफ अगर E2 है और ये वाला अगर बड़ा है तो जो नेट बनेगा वो E1 माइनस E2 बन जाएगा। और अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो वो E1 प्लस E2 बनेगा। बात समझ नहीं समझे? अगर यहाँ पर E2 बड़ा होता तो इसको हम E2 माइनस E1 कहते हैं। तो जो नेट होगा वो डिफरेंस में होगा। तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो सेल उल्टा कनेक्ट होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सबके आगे प्लस होगा, लेकिन रेजिस्टेंस में माइनस नहीं लगेगा। चाहे कोई सेल उल्टा लगा हो, चाहे कोई सेल सीधा लगा हो, रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा। जैसे क्लास 11th में एरर जुड़ती थी, कभी घटती नहीं थी, हमेशा जुड़ती थी, वैसे ही रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा जुड़ता रहेगा। तो ये कहानी भी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, उम्मीद करता हूँ आपको मजेदार लगी होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको क्या सीखने को मिला, पहले ये बताइए। तो उसका जवाब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमें सीखने को ये मिलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाई, मुझे याद आ गई है। हम लोग बचपन में छोटे से थे, तो जैसे कोई सीरियल देख रहे हैं, जैसे बचपन में बहुत प्रचलित सीरियल था शक्तिमान, हम लोगों के बचपन में, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में उसको देखते थे। तो पहले जो टीवी होती थी लाइट नहीं होती थी, बैटरियाँ चार्ज करते थे, फिर शक्तिमान सीरियल देखते थे। तो क्या करते थे हम लोग, जैसे हमारे घर में 2 बैटरियाँ थी, तो दोनों अगर डिस्चार्ज हो गई तो हम एक काम करते थे, जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो जैसे एक बैटरी से टीवी चलाए, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर इससे टीवी चलाए, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब हम करते थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मुझे तब नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हम करते थे। हम इसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते थे, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर देते थे, और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव उठा के टीवी में भेज देते थे, और टीवी हमारी चल जाती थी, हमको पता नहीं था। होता क्या था कि ये भी बैटरी 12 वोल्ट की, ये भी बैटरी 12 वोल्ट की, डिस्चार्ज हो गई, इनका वोल्टेज कम हो गया, तो जब हम इनको जोड़ देते थे तो घूम घुमा के फिर 12 के आसपास आ जाता होगा। जैसे ये 6 वोल्ट बचा, ये 6 वोल्ट बचा, टीवी नहीं चल रही है, दोनों को जोड़ दिया, फिर खुद देर तक टीवी चला देता था। तो ये कहानी हुआ करती थी हमारे घरों में, जब हम बचपन में किया करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये रही इसकी स्टोरी, और आप इस चीज़ को समझ गए, जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। नई चीज़ क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। थोड़ा पहले वाले से कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मज़ेदार। सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हर जगह हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न है वोल्टेज बढ़ जाना। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में बढ़ता नहीं है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि करंट जो होती है वो कॉमन होती है, और हमें किसी भी सर्किट में एक ही करंट की जरूरत होती है, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते भी हैं। तो नॉर्मली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं सेल्स के केस में, चाहे जहाँ करें। यहाँ तक कि टीवी रिमोट में 2 सेल लगते हैं, आपके डीवीडी रिमोट में 2 सेल लगते हैं, आपके सेटअप बॉक्स के रिमोट में 2 रिमोट लगते हैं, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। वो अगल बगल रहते हैं, इसका मतलब पैरेलल नहीं देखा होगा, एक उल्टा होता है, ठीक। तो इस तरीके से रखे होते हैं, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन बोर्ड एग्जाम की नज़र से, ठीक। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये डेरिवेशन या इससे रिलेटेड कोई ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और एक खास चीज़ बताऊंगा, आज की क्लास के बाद जितनी क्लास होंगी उन क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कारण क्या है? क्योंकि आज की क्लास के बाद जितनी क्लास होंगी, चाहे हम कोशिश करेंगे हम शायद 3 क्लास लेंगे आज के क्लास के बाद अभी, और तो उन तीनों क्लासेस में से 100% 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
100% 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको कोई नहीं काट सकता। जैसे गॉस थ्योरम मैंने बताई थी 100% आनी है, वैसे भी इस चैप्टर से 100% 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। अभी जो बचा हुआ कंटेंट है उससे, यहाँ जितना पढ़ा चुका हूँ इससे लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो बचा हुआ कंटेंट है केवल 3 लेक्चर का, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम कन्फर्म आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे होगा? एक सेल ऐसे बनाइए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। दूसरा सेल इसी के पैरेलल में बना दीजिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर EMF E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों पैरेलल हो गए। अभी कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल हैं, कॉम्बिनेशन तो अब होगा। इनको हमने कंबाइन कर दिया और यहाँ पर नाम दिया B और यहाँ पे नाम दे दिया A। और हम जैसे इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। हमने मान लिया इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो ये बनेगी। वहाँ भी टर्मिनल पे A और यहाँ पर हम B देते हैं, ये प्लस ये माइनस। इसका EMF E और रेजिस्टेंस R। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये जो EMF E है ये E1 E2 का इक्विवेलेंट है, और जो रेजिस्टेंस R है ये R1 R2 मतलब रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट है। ठीक, यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं I1 का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो I2 का फ्लो हो रहा है। तो I1 I2 दोनों जुड़कर यहाँ पर हो जाएंगी I। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ से निकली क्या कि दोनों जो करंट्स हैं वो जुड़ गई हैं, I1 प्लस I2, और नेट करंट हो गई है I। जो नेट करंट I है वही यहाँ पर करंट है, क्योंकि नेट सर्किट में वही करंट फ्लो होगी जो नेट फ्लो हो रही थी। ठीक, तो ये कहानी हमारी निकल के आई सबसे पहले I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। अब पहले सेल के लिए बात करते हैं, सेल नंबर 1। पहले सेल के लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले सेल के लिए हम लिखेंगे VAB, क्योंकि पहला सेल A और B के बीच ही कनेक्ट है। सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए दोनों VAB के बीच कनेक्ट है। ये वाला भी A और B के बीच कनेक्ट है, ये वाला भी A और B के बीच कनेक्ट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होती है, वोल्टेज सेम होता है। तो कितने भी सेल कितने भी वोल्टेज के क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं तो सबके पास वोल्टेज सेम हो जाएगा। ये बात जीवन भर याद रखिएगा। अगर कितने भी वोल्टेज के कितने भी डिफरेंस वोल्टेज के सेल क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है तो उनके वोल्टेज सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे? वो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, दे देंगे, ले लेंगे, सबका वोल्टेज सेम कर देंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत है ये। तो VAB इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? VAB इक्वल टू लिखा सकता है E1 I1 R1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, I1 की हमको ज़रूरत है, I1 निकाल लीजिए। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस VAB अपॉन R1 अपॉन R1। R1 दोनों जगह बांट लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इसी तरीके से जब आप I2 निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, आप पूरा निकालिएगा। I2 निकालेंगे तो आ जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। काम करिए, I1 I2 की वैल्यूज़ ले जाइए, यहाँ पे सिमिलरली लिख लीजिएगा या फिर पूरा दोबारा करिएगा। जैसे मैंने यहाँ से किया फॉर सेल 1, यहाँ लिखिएगा फॉर सेल 2, फिर करिएगा। I1 I2 की वैल्यू ले जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करिए। जैसे I1 I2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? I इक्वल टू, अच्छा रुकिए एक चीज़ और, ऐसे सिमिलरली इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखिए पहले। तो I की वैल्यू क्या आएगी? तो इक्विवेलेंट सर्किट में I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी E/R माइनस वो भी वोल्टेज जो है VAB है और रेजिस्टेंस है R। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 मतलब I1 I2 और I की वैल्यूज़ ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले आप I पुट करिए। तो I, चलिए यहीं पर I लिखा रहने दीजिए, यही मान लेते हैं I हो गई। ठीक, यहीं स्पेस बना के लिखते हैं इक्वल्स टू। ठीक, ये हो गई, मान लेते हैं I लिख दिया। अब I1 प्लस I2 लिखते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी है? तो I1 की वैल्यू है E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, फिर प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक, रखने के बाद अब आते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। हमारे पास नेट EMF कितना आएगा और नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये निकालना है। तो इसी सर्किट को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? E/R माइनस VAB बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन R अंदर कर लीजिए, क्योंकि अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एक साथ कर लीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, ये अलग, तो वैसे इसको अलग कर लीजिए। प्लस माइनस के साथ VAB कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा।
अब दोनों तरफ कंपेयर करिए तो इस ब्रैकेट में यहाँ ये है, इस ब्रैकेट में यहाँ ये है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं E अपॉन R इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2। अगर यहाँ पे 3 4 5 6 7 सेल होते तो यहीं पर आगे ऐड हो जाता E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4, E5 अपॉन R5, ऐसे कैलकुलेट होता। ठीक, तो ये आ गया नेट EMF हमारा। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस है, इसका मतलब एक चीज़ अब यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट EMF है वो रेजिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसमें देखा होगा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 आया, उसमें रेजिस्टेंस नहीं आया होगा। लेकिन जो नेट इक्विवेलेंट EMF आया है उसमें रेजिस्टेंस भी है, मतलब इनका नेट EMF कितना होगा ये इस बात पर भी डिपेंडेंट होगा कि उनके रेजिस्टेंसेस कितने थे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत है। द नेट EMF in series combination is independent upon the internal resistance of cell, whereas the net EMF of cells in parallel combination is also dependent on internal resistances of cell। ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में लिखें तो रेजिस्टेंस वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसको हमें उम्मीद थी, 1/R2 और आगे होंगे तो और हो जाएंगे। अब जरा सा अगर 2 सेल के कॉम्बिनेशन पे ही फोकस करें, क्योंकि हमारे सेल में 2 सेल का ही कॉम्बिनेशन है हमारे सिलेबस में, तो अगर हम 2 सेल के कॉम्बिनेशन पर अगर हम फोकस करें तो हम यहाँ पर एक नया और बेहतर फार्मूला निकाल सकते हैं। वो क्या है, ज़रा ध्यान से फोकस करके देखिएगा। अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें 2 सेल के लिए तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या पाएंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये R अगर हम चाहें तो इधर प्रोडक्ट में भेज सकते हैं, और यहाँ अगर बगल में पड़ोसी मुल्क में देखें तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, इस R की जगह पे रख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को इस R की जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट में जैसे ये वैल्यू आएगी R1 R2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नेट EMF की जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास नेट वोल्टेज निकल कर आ गया। तो ये हमारे पास एक मज़ेदार चीज़ थी जो आपको सीखने को मिली। तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिलता है, यहाँ पर सीखने को मिलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो जुड़कर बढ़ जाती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बढ़ रहा था, EMF बढ़ रहा था, या यू कैन से वोल्टेज बढ़ रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है, सॉरी करंट बढ़ रही है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ के आया है या नहीं आया है। तो हम एक काम करेंगे, इसी फॉर्मूले में E1 को E2 के बराबर रख लेंगे। मतलब हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इसका भी वोल्टेज E1 था, EMF E1 था, और इसका भी EMF E1 ही था, और रेजिस्टेंसेस भी दोनों के सेम थे, इसका भी R1 इसका भी R1। ठीक, मतलब हमने ये माना है कि दोनों इक्विवेलेंट सेल थे। क्या थे, इक्विवेलेंट सेल थे, या एक ही जैसे सेल थे। जब दोनों एक ही जैसे सेल थे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, E1, और यहाँ क्या हो जाएगा E1, यहाँ क्या हो जाएगा E1 R1। तो E1 R1 E1 R1, तो ऊपर कितना हो गया 2 E1 R1, नीचे कितना हो गया 2 R2। देखो हुआ नहीं हुआ। अब इसको इससे काट दो, R1 ये भी है, R1 से R1 काट दो तो कितना आ गया, E1 आ गया। मतलब अगर 2 सेल तुमने जोड़े पैरेलल में तो नेट जो EMF आया वो वही लौट के आ गया E1। तो तुमको जोड़ने से फ़ायदा क्या निकला, तुमने एक E1 का लिया, एक E1 के लिया, और नेट भी E1 ही आ गया, तो तुमको जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ। तो ध्यान रखें, हम बचपन में इसीलिए बैटरी कभी ऐसे नहीं जोड़ते थे। जब शक्तिमान हमको देखना होता था तो हम बैटरी को कभी ऐसे नहीं जोड़ते थे। देखो कैसे, पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करें, उसके बाद नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करें, ऐसे हम कभी नहीं जोड़ते थे। हम सीरीज में जोड़कर शक्तिमान चलाते थे, बहुत चालाक आदमी थे। ठीक है, तो बचपन से ही हमारे अंदर फिजिक्स घुसी पड़ी हुई थी, वही आज निकल रही है आप लोगों के लिए, या कह लो आप लोग निकलवा रहे हो हमसे ज़बरदस्ती। तो ध्यान रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट EMF में कोई चेंज नहीं आता, बढ़ता बढ़ता नहीं है, बकवास होता है। करंट हाँ बढ़ जाती है, मैक्सिमम करंट आउटपुट में जाती है, ज़्यादा करंट वहाँ से निकल के जाती है, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ पाता। ये कॉन्सेप्ट सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा है, रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घटता है, इसीलिए करंट बढ़ जाती है। ये भी तरीका आपको समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने तैयार किया। तो आज तक हमने एक टॉपिक में क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है सेल के बारे में, EMF के बारे में, करंट के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ग्राफ के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में कैसे जुड़ते, पैरेलल में कैसे जुड़ते, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये सारी जानकारी ले ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे बेहतरीन और सबसे मज़ेदार चीज़ है चैप्टर 3 की। उसका नाम हम आज ही आपको बताए जा रहे हैं, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, KIRCHSOFF, किरचॉफ्स लॉ। ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत ही मजबूत लॉ है जो पूरी फिजिक्स को आज के बाद तीसरे चैप्टर के बाद जहाँ जहाँ फिजिक्स का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ इस लॉ का यूज़ होगा। ठीक, यहाँ पे आपने जो लिखा था I = I1 + I2 लिखा था ना, ये एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ ही था, लेकिन बिना पढ़ाए हम आपको कैसे बता देते कि वो किरचॉफ्स लॉ था।
तो आज ऐसे बता दिया ऐसा होता है I = I1 + I2 होता है, भविष्य में बताएंगे कैसे होता है। तो अगली क्लास जो आएगी पार्ट 5, उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। जय हिंद प्यारे बच्चों।